नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में सुनवाई हुई। इस कानून को लेकर कोर्ट में कुल 73 याचिकाएं दायर की गई हैं और सीजेआई ने सुनवाई शुरू होते ही साफ कह दिया कि एक पक्ष जो मुद्दा सामने रखे, उसी पक्ष का दूसरा वकील वो ही दलील दोबारा ना रखे। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे एसजी तुषार मेहता से कई तीखे सवाल पूछे और बाद में कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से इसका विरोध किया गया, जिसके चलते कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। सीजीआई चाहते थे कि वो एक आदेश दें जिसमें वक्फ बाय यूजर सहित घोषित वक्फ प्रॉपर्टी को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। ऐसी संपत्तियों पर कलेक्टर जांच की कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन वो कोई आदेश जारी नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड में पदेन सदस्य ही गैर मुस्लिम हो सकता है, बोर्ड के बाकी सदस्य मुस्लिम होंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले पर सवाल भी उठाए। कोर्ट ने पूछा कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम व्यक्ति सदस्य बन सकता है तो क्या हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड में भी मुसलमान को सदस्य बनाया जाएगा। कोर्ट में अब 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट के रुख के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी सरकार इस मामले में बुरी तरह से घिर गई है। जिस तरह से वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और यह भी साफ कर दिया है कि वो संसद के पास कानून को खारिज कर सकता है, उसे मोदी सरकार मुश्किल में देख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अगर हमें देश में आरएसएस और बीजेपी को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से होकर जाता है। एक सप्ताह में गुजरात की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और लगभग 30 वर्षों से राज्य की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पार्टी के अंदर भीतर घात का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, उनकी पहचान कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना होगा। अरावली जिले के मोडासा शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में चल रही लड़ाई महज राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई भी है। पूरा देश ये जानता है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। राहुल ने आगे कहा कि गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ता सबसे मजबूत लोग हैं, हमें पार्टी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ना है। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और साफ कर दिया कि अगर देश की सत्ता से बीजेपी को हटाना है तो सबसे पहले गुजरात से हटाना होगा। राहुल के तेवर देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तैयारी बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है। कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम शामिल है। इसके विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की सुनवाई अब 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। दरअसल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। इस कार्रवाई को कांग्रेस ने बदले की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हमें धमकाने का काम कर रहे हैं। वहीं जयराम रमेश ने लिखा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य का प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में 12 अप्रैल को जांच के दौरान कुछ संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। वहीं इससे पहले गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले में सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ऑफिस में दूसरे दिन भी पूछताछ हुई, जिसे वाड्रा ने राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। यानी देखा जाए तो विपक्ष केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का अक्सर ही आरोप लगाता रहता है और इन तमाम घटनाक्रमों से कहीं न कहीं ये आरोप सच साबित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। कानून के विरोध को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में उथल-पुथल मच गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनके राज्य में ये कानून लागू नहीं होगा। इस विरोध के बीच अब उनकी मुलाकात इमामों के साथ हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वक्फ कानून पर एनडीए के दोनों प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के रुख पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू दोनों ही नेताओं की वक्फ बिल का समर्थन करने और चुप रहने के लिए कड़ी निंदा की। ममता ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हैं, आपको वक्फ बिल के समर्थन में वोट देना चाहिए था।
नहीं देना चाहिए था। वहीं मुर्शिदाबाद में हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को उन्होंने प्री प्लान्ड बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि इस साजिश में बीजेपी, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये हिंसा करवाई गई। वो यही नहीं रुकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम ममता ने कहा कि यूपी के सीएम योगी बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे बड़े भोगी हैं। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। योगी लोगों को रैलियां नहीं निकालने देते। दरअसल बीते दिन सीएम योगी ने बंगाल हिंसा पर कहा था कि बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री चुप है। ममता ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंसा करने वालों को आजादी दे दी है। ममता बनर्जी के रुख को देखते हुए साफ है कि वो बीजेपी के किसी भी वार के आगे नहीं झुकेंगी और वक्फ कानून का विरोध नहीं। निष्पक्षता सवालों से घिरी हुई है, खासकर जब से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। तब से ही आयोग को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने कानून को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं सर्वोच्च अदालत में दाखिल की गई हैं। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इसे संविधान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए मामले में जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ये नियुक्तियां केवल राजनीतिक हाथों में छोड़ दी जाए तो ये लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। इस दौरान प्रशांत भूषण ने हाल ही में बनाए गए सीईसी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लोकतंत्र की खिल्ली बताते हुए उदाहरण के रूप में पेश किया। लेकिन एक बार फिर इन याचिकाओं पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की सदस्यता वाली बेंच ने मामले में अगली सुनवाई 14 मई को तय कर दी। एडीआर की याचिका में एक अहम कानूनी सवाल उठाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के उस फैसले को माना जाना चाहिए जिसके तहत प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और देश के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली समिति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी, या फिर साल 2023 में मोदी सरकार की तरफ से बनाया गया नया कानून जिसमें मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह केंद्रीय मंत्री को रखा गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सीजेआई को चयन समिति से बाहर करने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होती है, जिससे भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता खतरे में पड़ सकती है। अब इस पर अगली सुनवाई में कोर्ट क्या रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को माफी देने के बाद पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई। चर्चा है कि बैठक में आकाश को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने पर बात हुई है, जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 300 पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पार्टी नेताओं से मायावती ने कहा कि हमारे पास समय कम है और चुनौतियां बड़ी हैं। अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। कार्यकर्ताओं को सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं, हर वक्त जनता के बीच रहना होगा। मायावती ने संगठन की तैयारियों की समीक्षा कर नेताओं को दिशा निर्देश दिए और 3 अहम बातें की। पहला, कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर जनता को भाजपा और कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता के बारे में बताएं। ये दोनों ही पार्टियां चुनाव के वक्त बहुजन समाज को याद करती हैं, लेकिन सत्ता में आते ही इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से सीख लें। अब एक एक बूथ को मजबूत करना है। संगठन की जिम्मेदारी सिर्फ जिला अध्यक्षों की नहीं, हर कार्यकर्ता की है। जो जमीन पर सक्रिय नहीं होगा उसे संगठन में जगह नहीं मिलेगी। डबल इंजन की यूपी सरकार सर्व समाज के गरीब के हित, कल्याण व विकास के लिए सही से कार्य नहीं कर रही है। ये सपा सरकार की तरह ही कुछ क्षेत्र व समूह विशेष के लिए समर्पित रहना और वैसा ही दिखना चाहती है। बता दें कि पिछले 1 दशक में बसपा का जनाधार काफी तेजी से घटा है और 2027 का विधानसभा चुनाव बसपा के लिए पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए एक अहम मौका माना जा रहा है। संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और 14 मई को देश को नया सीजेआई मिल जाएगा। नए सीजेआई के चुनाव को लेकर देश में पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि वर्तमान सीजेआई का कार्यकाल जब 30 दिन से कम रह जाता है तो वो अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से करते हैं। जस्टिस खन्ना ने भी अब अपने उत्तराधिकारी के नाम का खुलासा कर दिया है। उन्होंने इस समय सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस BR गवई को नया सीजेआई बनाए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। अब केंद्र सरकार जस्टिस खन्ना की तरफ से की गई इस सिफारिश को मंजूरी देकर राष्ट्रपति को ये सिफारिश भेजेगी और फिर राष्ट्रपति की तरफ से नए सीजेआई के नाम का ऐलान किया जाएगा और इसके बाद राष्ट्रपति नए चीफ जस्टिस के रूप में BR गवई को 14 मई को शपथ दिलाएंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के 65 साल की आयु में रिटायर होने के बाद जस्टिस खन्ना ने नवंबर 2024 में सीजेआई का पद संभाला था। जस्टिस BR गवई के बारे में बात करें तो उनका जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती में हुआ था। वे 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए। जस्टिस गवई नवंबर में रिटायर होने वाले हैं।
जस्टिस केजी बालकृष्णन के बाद वे चीफ जस्टिस का पद संभालने वाले दूसरे दलित होंगे जिन्हें 2007 में देश के शीर्ष न्यायिक पद पर प्रमोट किया गया था। जस्टिस गवई राज्य में हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और जस्टिस बैरिस्टर राजा भोसले के साथ काम कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की। इसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून से संबंधित मामलों में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष प्रैक्टिस की। जस्टिस गवई अगस्त 1992 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त किए गए। 2000 में उन्हें नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नामित किया गया। जस्टिस गवई 2003 में हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश और 2005 में स्थायी न्यायाधीश बने। 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने।